नमस्कार श्रोताओं, कहानी की श्रृंखला में आज मैं जो कहानी आपके साथ लेके आई हूँ उसका नाम है आदर जोग। एक ऐसी कहानी जो जीवन की को प्रेरणा दे। ये कहानी है मानवी की, जो जिस ऑफिस में काम करती है उसी ऑफिस में पवन भी काम किया करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे तरह से अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलते थे। एक अच्छे कुलीग, अच्छे दोस्त की तरह थे। लेकिन थोड़े समय बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी कुछ समय बीतता है और मानवी उसका प्यार पाकर, पवन का प्यार पाकर बहुत खुश होती है। उसकी बाकी की सहेलियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड की जासूसी कर रही हैं, उनसे गिफ्ट पाने की जिद कर रही हैं। इस सब से पवन बिल्कुल अलग था। पवन बहुत ही धीर और गंभीर लड़का था। उसने बीकॉम किया दिल्ली से। वो अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ रहता था। वो उत्तराखंड का रहने वाला था। पवन जो भी कहता वही करता। वो किसी की तरफ देखता ही नहीं था। वो कितना देखने में हैंडसम है और कितना एजुकेटेड है, इसका तो जैसे उसे भान ही ना हो। एक दिन मानवी बहुत परेशान होती हुई आती है और पवन से कहती है कि मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है। बार बार लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें इस रिश्ते के बारे में कोई हाँ ना कहना ही है। यदि तुमको मुझसे शादी करनी है तो जल्दी से जल्दी बताओ। मैं इस तरह से इधर उधर छुप छुप के मिलना, गिफ्ट देना, डेटिंग करना, इन सब बातों पे तो मैं बिल्कुल भी विश्वास करती भी नहीं हूँ। मुझे ये नहीं करना। मेरी ये उम्र है कि मैं अब अपनी शादी के बारे में सोचूं, सेटल होने के बारे में सोचूं। पवन कहता है नहीं नहीं, तुमको बिल्कुल भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता तुम्हारी इस समस्या के बारे में। बहुत जल्दी कल ही मैं उत्तराखंड अपनी माता जी के पास जाता हूँ और वहाँ जाकर जो कुछ भी होगा तुमको तुरंत मैसेज कर दूंगा। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा। इस तरह से पवन का फोन आता है और अब उनकी एक बड़ी दीदी है जिनका नाम बागो जिया है, वो उनसे जाकर सारी बातें कहता है। और वो कहता है कि वो एजुकेटेड है। वो चाहता है कि जैसा उसका विचार है उस विचार से मिलती हुई लड़की से उसकी शादी हो। और इस तरह से पवन जब वापस आता है तो अपनी माता जी से भी बात कराता है। घर में बहुत ही खुशी की लहर होती है। मानवी की माँ तो एकदम खुश हो जाती है कि वाह, मेरी इतनी स्मार्ट बेटी है, इतनी एजुकेटेड है, इतना इसने मेहनत किया अपने कैरियर के लिए और सामने से मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है। एक ही एक बेटा और उसकी 3 बहनें। इस तरह से मानवी का पवन के यहाँ रिश्ता तय हो जाता है। उन दोनों की शादी होती है। जब शादी होती है तो उनकी माताजी कहती है हमें तो एकदम सादा तरीके से शादी करना पसंद है। हमें तो बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं है और बिल्कुल तड़क भड़क वाले कपड़े हमें नहीं पसंद है। हमारे यहाँ इत्र भी नहीं लगाते। यहाँ तो तुमने लगा लिया। हमारे गांव में इत्र महिलाएं नहीं लगाती। हमारे लोग का कुछ ऐसा विश्वास है। और जो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में गहने और साड़ियाँ दी, वो भी सिर्फ 2 साड़ियाँ और यही कोई थोड़ा बहुत उनके यहाँ जो नथिया वगैरह जो पहाड़ों में विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। ये सब देख के पवन की माता जी तो कहने लगी हमारे यहाँ तो कीर्तनी में इतना हल्ला गुल्ला हो जाता है, तो कुछ करने ही नहीं दे रही है। उन्हें बहुत बुरा लगता है, एकदम अखर जाता है। लेकिन मानवी का कहना था कि जो खुशी है उसको बरकरार रखने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ में समझौता करना पड़ता है। इस तरह से मानवी अपने की शादी हो जाती है। मानवी अपने घर चली जाती है, ससुराल चली जाती है और वहाँ से उसकी माताजी कहती है, उसकी सासू माँ कहती हैं कि तुम्हें उत्तराखंड आना पड़ेगा। हम तो जा रहे हैं, तुम पीछे से अपने पति के साथ आओ। बिना पग फेरे किए मानवी उत्तराखंड के चंबा जिले के चौंदारा गांव पहुंचती है। वो उसका गांव होता है। काठगोदाम तक तो उनकी जो यात्रा है वो बहुत ही सिंपल रहती है, लेकिन उसके बाद उन्हें गाड़ी करनी पड़ती है और चारों तरफ का दृश्य इतना सुंदर, नीचे तैरते हुए बादल और फूलों से और हरियाली से भरी हुई पहाड़ियाँ और खुशबू, हवाओं में खुशबू। वो कहती है कि यूं ही उत्तराखंड को कोई देवभूमि नहीं कहता उसे। ये सब कुछ, ये सारा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से वो अपने ससुराल पहुंचती है। उसका पति कहता है कि तुम्हें जितना कुछ भी बताया जा रहा है वो सारा कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मानना ही पड़ता है। तो मानवी कहती है ठीक है मैं कोशिश करूँगी। इस तरह से सिमटी सिकड़ी घूंघट करी हुई मानवी अपने ससुराल पहुँचती है। जब वो अपने ससुराल पहुँचती है तो उसकी नंदे, जैसे बड़ी दीदी जो है उनको सब लोग बाघो जिया कहते थे, वो सब कुछ मैनेज करती हैं। जो मानवी है वो देखती है कि लाल रंग का चावल, मूंगफली की चटनी, उनके यहाँ का खाना भी एकदम अलग था। वो सब उसकी सासू माता और उसकी जो पवन की जो बहनें हैं वो सब उसको सिखाती हैं कैसे हमारे यहाँ का चलन है। वो दूसरे दिन उनके परिवार की पूजा होती है, विशेष पाणी ग्रहण पूजा जो उनके पारिवारिक मंदिर में होती है। उस मंदिर के बाद सबको पंडित जी को भोज की व्यवस्था करानी होती है। और इस तरह से दूसरे दिन उनकी जो नंदे हैं वो जब सब चली जाती हैं, जब उनकी नंदें चली जाती हैं तो पवन कहता है यहाँ से थोड़ी ही दूर पर खैट पर्वत है जहाँ परियों का बसेरा है। उनके नाम से 9 देवियों के मंदिर है, वो बड़े प्रसिद्ध हैं और उनसे जुड़े कई एक चमत्कार हुए। हमारे दादाजी ने तो उन परियों को साक्षात देखा है। मेरा बड़ा मन है कि तुम वहाँ भी चलो, तुम्हें वहाँ का दृश्य भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फिर एक दिन बाद मानवी और पवन खैट पर्वत जाते हैं। दोनों तरफ अखरोट के जो पेड़ होते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन पेड़ों को रोपित किया है, सजाया है। मानवी कहती है ये क्या, इन पेड़ों पे जो चुनरी है, खाने पीने का सामान है, नारियल है, बहुत सारे पैसे पूरे पूरे रास्ते पर गिरे हुए हैं। कहते हैं इन परियों के नाम के हैं, परियों को कहो या आछरियों को कहो। आछरी भी बहुत सारे लोग उन्हें कहते हैं। तो हमारे यहाँ का ये विश्वास है और जब किसी की मान्यता पूरी हो जाती है तो इसी तरह से इन परियों के नाम से वो लोग धन्यवाद करके मनोकामना पूरी होने के बाद का पूजा करके चले जाते हैं। मानवी सब कुछ देखती है, समझती है, उसे ये जो विश्वास है उसके बारे में सब जानकारी होती है। तो आते समय देखती है अपने ससुराल में बहुत सारे लोगों की भीड़ है। वो देखती है उसकी सासू माता बीमार है। तभी वो पहुंचते हैं वो लोग जल्दी जल्दी और उनके ससुर कहते हैं कि इनका ऐसा विश्वास है कि इन्होंने पूजा तो करी, दान तो करा, दक्षिणा नहीं दी, शायद इस वजह से ईश्वर उनसे नाराज़ है। तो उनका इलाज किया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो बार बार ये जिद करती हैं कि मुझे दक्षिणा चढ़ाने मंदिर में जाना है। उन्हें मंदिर ले जाया जाता है। तभी मानवी कहती है कि देखो आप लोग मंदिर तो जाओ, लेकिन इनको हॉस्पिटल जरूर से लेके आओ। इनके पूरे चेहरे पर, पैरों में अजीब तरह की सूजन हो रखी है। जब वो लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इनका जो रक्तचाप है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इन्हें ठंड लगी हुई है। इनके चेहरे पर, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, सूजन है। तो इस तरह से मानवी जो नई बहू है वो कुछ कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश भी करती है और एक सामंजस्य भी बढ़ाने की कोशिश करती है। खुशियों को घर में बसेरा करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग, ये सामंजस्य बड़ा ही ज़रूरी होता है। इस पर उनकी जो सास है वो कहती है देखो बहू, आदर जोग बनो। हमें ये जो परिवार के संस्कार हैं, रीति रिवाज है, जो मान है, उसे एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। ये घर की गृहिणियों का काम होता है। इस तरह से जो उनकी शोहरत मिलती है, जो उनको गुडविल मिलती है, उसे हम आदर जोग बनना कहते हैं। तो ये थी कहानी हनु और मनु की, जो शादी के बाद किस तरह से अपनी खुशियों को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए बहुत सारी बातों के साथ में समझौता भी करते हैं और नई चीज़ को भी परिवार में लागू करने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।